नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी हाँ, टॉपिक का नाम है एमएसएमई पेमेंट रूल्स। ठीक है, एक नया रूल जो कि अप्लीकेबल होने जा रहा है असेसमेंट ईयर 24-25 अप्रैल 2024 से, कि आपको सभी एमएसएमई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर को यदि रिटर्न एग्रीमेंट है तो 45 डेज़ में पेमेंट देना है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज़ में पेमेंट देना ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उनको बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उससे 3 गुना आपको उसको ब्याज देना होगा। जो इनकम टैक्स एक्ट में वो अमाउंट डिसअलाउड होगा, आपका जो टैक्स ऑडिटर होगा वो उस अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट को डिसअलाउ करेगा। साथ ही साथ जो पेमेंट का अमाउंट है यदि आपने विद इन टाइम नहीं दिया है तो उस अमाउंट को भी आपका जो टैक्स ऑडिटर है वो डिसअलाउ करेगा सेक्शन 43B(H) में। जो H क्लॉज है वो न्यूली इंसर्ट हुआ है रिसेंट का जो फाइनेंस बिल आया उसमें। ठीक है, तो अब बात ये आती है क्या सभी रजिस्टर्ड एमएसएमईज को विद इन 45 डेज या सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई जो टाइम लिमिट के बारे में बताती है अप्लीकेबल होगा। ऐसा बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। दो अलग कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी का मानना है कि भैया हाँ जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है सभी को यह रूल अप्लीकेबल होगा। दूसरी एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको लगता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर को यह रूल अप्लीकेबल है, अदर देन ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर इससे एग्जेम्प्टेड है। तो इन पॉइंट ऑफ सेकेंड व्यू हम ये जानते हैं कि यदि ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रांजैक्शन होते हैं तो क्या उन्हें 45 डेज़ में पेमेंट करना ज़रूरी है। हाँ, यदि आप परचेज करते हैं एमएसएमई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर से तो आपको देना पड़ेगा 45 डेज़ में, रिटर्न एग्रीमेंट है तो, नहीं है तो 15 डेज़ पे आपको करना पड़ेगा। राइट, नहीं करेंगे तो बता दिया इनकम टैक्स 43B(H) में डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट देंगे उनको लेट पेमेंट का तो भी वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। अब बात आती है ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक नोटिफिकेशंस है मेरे पास, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। राइट, वो नोटिफिकेशन मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। एक नोटिफिकेशन है ये, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, एक ऑफिस मेमोरेंडम आया हुआ था जिसमें ये बताया गया है कि देखिए सेकंड पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, रिलेटेड है जो रिटेलर और होलसेलर से, कि मेमोरेंडम क्या कहता है। द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव अ वेरियस रिप्रेजेंटेशंस एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर एज एमएसएमई। पहले क्या था, रिटेल और होलसेल ट्रेडर एमएसएमई के अंदर नहीं थे तो उनको एमएसएमई की बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिल पाता था, तो उन्होंने बोला कि हम इसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट एमएसएमई का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ ही जाता है, बट ऑन डिमांड रिटेल और होलसेल को भी उन्होंने थ्रू मेमोरेंडम ऐड करने के लिए एक मेमोरेंडम निकाला। आगे क्या बोलता है, दे आर अलाउड टू बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हाँ, वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं एज अ रिटेल और होलसेलर। हाउएवर द बेनिफिट टू रिटेल एंड होलसेलर ट्रेड एमएसएमईज आर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओनली। इसका मतलब है कि यदि आप बैंक से कोई लोन लेते हो, एमएसएमई एनबीएफसी से लोन लेते हो, तो एमएसएमई की सारी स्कीम रिलेटेड टू लैंडिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, अदर देन डेट बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होता कि उनको सारे बेनिफिट देने होते तो ये लाइन ही नहीं आती, ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल सा वो बोलते कि यू आर अलाउड टू बी रजिस्टर्ड एज एमएसएमई एंड ऑल द बेनिफिट यू विल गेट। राइट, बट ऐसा नहीं लिखा, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड किया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर लैंडिंग ओनली, अदर देन दैट आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडर से परचेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं, तो आप उसको 45 डेज़ के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, तो इनकम टैक्स में वो डिसअलाउड नहीं होना चाहिए। हम इस मेमोरेंडम का रेफरेंस दे सकते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू में जो मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जिन लोगों का मानना है कि ट्रेडर इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर को के लिए सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट जो बोलता है 45 डेज़ टाइम लिमिट बताता है, जो 45 और 15 डेज़ की टाइम लिमिट बताता है, हम वो नहीं मानेंगे। तो जेन्युइन लगता है मुझे कि ऐसा होना चाहिए। ये प्योरली मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और लॉजिकल भी मुझे ठीक लगता है कि इसमें ट्रेडर इंक्लूड नहीं होंगे। अदर देन दैट मैन्युफैक्चरर
MSME रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर तो अप्लीकेबल, उनको तो अप्लाई होगा ही होगा यह रूल, लेकिन ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर के केस में यह रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोस्पेक्टिव मेरा है, ऐसा लगता है, बिकॉज कि ये मेमोरेंडम भी उसी ओर इशारा कर रहा है। जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, टिल डेट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से इसको जज कर सकते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट पे आ जाएगा तो यह चीज़ क्लियर हो जाएगी, पर अभी फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो यह ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई नहीं है, राइट। तो यह जो वीडियो है प्योरली एजुकेशन और इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का हम अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन आपको 100% नहीं देते हैं, हम फैक्ट के हिसाब से चीज़ें इसमें बता रहे हैं। आप इस रूल को अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह ले लें, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन इस पॉइंट के ऊपर नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब।